नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को अभिनंदन देना चाहता हूं कि इन्होंने 2 दिनों में 30,77,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन को जमीन पर उतारा है। मध्य प्रदेश के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयोग भी किया है। यह प्रयोग आने वाले समय में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है। सबसे पहले ये 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समारोह पर मैं डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये 2 दिन के अंदर 30,77,000 रुपये के एमओयू को जमीन पर उतारा है। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी, आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कई सारी आती हैं, जो इस एमओयू में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, ये 2 दिन के कार्यक्रम में 200 से अधिक कंपनियां, भारतीय कंपनियां, 200 से अधिक वैश्विक सीईओ, 20 से अधिक यूनिकॉर्न संस्थापक और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहां के माहौल को देखने के लिए आए हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मध्य प्रदेश के लिए है। इस बार मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयोग भी किया। ये प्रयोग आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है कि हर क्षेत्र का एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन का कर पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से समविकास करने का प्रयास किया गया है और मध्य प्रदेश के अंदर उद्योगजगत बढ़ाने का काम इस प्रयोग ने किया है, ऐसा मैं मानता हूं। ये 2 दिवसीय समिट के अंदर मध्य प्रदेश ने अपने इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, सेक्टोरल पोटेंशियल और विकास के लिए ग्लोबल पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करने के सारे रास्ते एक्सप्लोर कर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। यहां कई सत्र हुए, विषयगत सत्र भी हुए, विभागीय शिखर सम्मेलन भी हुए और अंतर्राष्ट्रीय मंच के डिस्कशन भी हुए और ये सभी ने मध्य प्रदेश के विकास को नया आयाम देने का काम किया है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमारी देश की भव्य सांस्कृतिक विरासत से लैस राज्य है और मोदी जी ने जो सूत्र दिया है, विकास भी विरासत भी, वो सूत्र को मध्य प्रदेश चरितार्थ करने के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहा है। इसका मुझे बहुत। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि 1984 में कांग्रेस के लोगों ने जिंदा सिखों के गलों में टायर जलाकर मौत का तांडव किया था। कांग्रेस ने उन सभी को प्रोत्साहित भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एसआईटी का गठन किया और कांग्रेस के अत्याचारी हत्यारों के नाम सामने लाए गए। सज्जन कुमार को 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसी तरह बाकी दोषियों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे हजारों और लाखों लोगों को राहत मिली है। 1984 में कांग्रेस के लोगों ने जिंदा सिखों के गलों में टायर डालकर दिल्ली में मौत का तांडव खेला था
देश के 52 शहरों के अंदर गुरुद्वारे जलाए गए, सिखों के घर जलाए गए। कांग्रेस के वर्कर वोटर लिस्ट लेकर कि किस घर में मोहल्ले में सिख रहता है उस घर को जलाना और उस घर में रहने वाले लोगों को जिंदा जलाने का जो राक्षसीय कार्य किया था। और उससे बड़ी दुख की बात थी कि कांग्रेस ने उन सभी दानवीय शक्तियों को प्रोत्साहित किया। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने उन कातिलों को पदोन्नत किया। पार्षद को विधायक बनाया गया, विधायक को सांसद बनाया गया, मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया और 30 साल सजा तो दूर, दोषियों के पर्चे थाने से 2 कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। यहां तक कि कमीशन बनाकर खुद ही अपने कातिलों को एनओसी तक दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एसआईटी का गठन किया और कांग्रेस पार्टी के अत्याचारी हत्यारे नेताओं के नाम सामने आने शुरू हुए। और आज न्यायालय ने सज्जन कुमार को 2 सिखों को जिंदा जलाने के केस में और जलाने के केस में 2 जीवन की उम्र कैद की घोषणा की है। मैं न्यायालय का धन्यवाद करता हूं और इस सजा का स्वागत करता हूं। इसी तरह जो बाकी दोषी भी हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज का फैसला ये बात प्रमाणित करता है कि कांग्रेस की राजनीतिक संरचना अपराधियों को संरक्षण देने वाली रही। खासतौर पर सिखों के कातिलों को संरक्षण देना, पोषित करना, महामंडित करना, ये कांग्रेस की नीति रही है। लेकिन अब भाजपा की सरकार ने कानून का राज सर्वोप्रिय है। मोदी सरकार यानी सबका साथ, सबका विकास ये करके दिखाया है और मैं धन्यवाद करता हूं। और आज से कुछ दिन पहले दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी। दिल्ली विधानसभा में हुए कैग रिपोर्ट जो पेश हुए उसमें उस पर पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इसको लेकर कई बातें मीडिया के सामने रखी। 2017 से लेकर 2021 तक की ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। उस 8 चैप्टर में से पहले 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उस पॉलिसी की खामियां हैं, उस पॉलिसी में क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको उजागर किया गया है। और एक चैप्टर जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई न्यू एक्साइज पॉलिसी थी उस पर है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है
कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। क्या कहती है ये सीएजी रिपोर्ट? ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार दो तरीके से हो रहा था, कि कितनी शराब बेची जा रही थी उसमें भ्रष्टाचार था, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आता था वो हर बॉटल के हिसाब से आता था। तो जो, और ये सब जानते हैं कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिन्हें शराब के ठेके मिले हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिनको शराब बनाने के ठेके मिले हुए थे। वो क्या करते थे? बॉटल बाय बॉटल जब एक्साइज कैलकुलेट होता था तो वो फर्जीवाड़ा करते थे ये दिखाने में कि कितनी बोतलें बेची गईं। अगर आप इस सीएजी रिपोर्ट के चैप्टर 5 पेज 44 पे देखिएगा तो ये बताते हैं कि 28% से ज्यादा भ्रष्टाचार ये शराब के ठेकेदार कर रहे थे। कितनी शराब बेची जा रही थी उससे 28% कम की रिपोर्टिंग हो रही थी और इन दलालों की जेब में पैसा जा रहा था। दूसरी बात, ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी के लोगों के पास इन शराब के ठेके थे। आप इस सीएजी रिपोर्ट की पेज 59 पे देखिए तो सीएजी रिपोर्ट बार बार कह रही है कि जिनके पास शराब के ठेके थे वहां से स्मगलिंग हो रही थी, वहां से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। ना सिर्फ इतना, जो बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि मात्र 5% प्रॉफिट था, ये सीएजी रिपोर्ट ये दिखाती है 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के आधार पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। लेकिन इन शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट किया और 5% के नाम पर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। चैप्टर 6 पेज 58 ये सीएजी रिपोर्ट दिखा रही है कि किस तरह से गलत दाम दिखा दिखाकर देश भर से ज्यादा कॉस्ट प्राइस दिखाकर शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से मुनाफा कमाया। ये सीएजी रिपोर्ट उसी बात को दोहरा रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार कहा कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के सरकारी खजाने को, एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। ना सिर्फ इतना, इस पॉलिसी की वजह से लगातार स्मगलिंग होके दारू, शराब दिल्ली में आ रही थी। कहां से आ रही थी? उत्तर प्रदेश से आ रही थी, हरियाणा से आ रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी की सरकार वहां पे है और उस स्मगलिंग से किसको फायदा हो रहा था। तो आज सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट को पेश किया गया जिसमें बताया गया है कि कैसे हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा कहने के बाद भी आपने कैग रिपोर्ट पेश नहीं होने दी। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि जो स्वराज की बात करते थे ये लोग, वे शराब पर आ गए है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर इसको कैसे देखते हैं आज जो टेबल हुआ है? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को वादा किया था कि जिसने भी लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, उसकी पहली किश्त, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आज देखने मिली है जब एक सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया गया है विधानसभा में, जिसने बताया है कि कैसे हजारों करोड़ों का शराब घोटाला किया गया। हमें तो पहले से पता था, पर आज ये ब्लैक एंड व्हाइट में दिल्ली के सामने, जनता के सामने आया है
जो सच आम आदमी पार्टी लगातार छिपाने की कोशिश कर रही थी। हाई कोर्ट तक के कहने के बावजूद उन्होंने सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं होने दी। वो सच सामने आया है कि कैसे उन्होंने सारे नियम कानून का उल्लंघन किया, कैसे कुछ चहीते अपने शराब घोटालेबाजों को मोटा मुनाफा कमाने दिया, कमीशन बढ़ा दिया उनका, लाइसेंस फी रिकवर नहीं की, बिना वेरिफिकेशन लाइसेंस दे दिया। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो स्वराज की बात करते थे वो शराब पे आ गए, जो पाठशाला बनाने की बात करते थे वो मधुशाला खोलने लगे और हजारों करोड़ रुपए कमाकर उन्होंने उस भ्रष्टाचार का पैसा अपने लिए इस्तेमाल किया, चुनाव लड़ने के लिए और अलग अलग अपने सुख और ऐश और आराम के लिए इस्तेमाल किया। आज मुझे लगता है कि डाइवर्ट करने के बदले और हल्ला गुल्ला करने के बदले आम आदमी पार्टी की सरकार जो रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी, उसका हिसाब किताब देना चाहिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आपके विधायक हंगामा इसलिए कर रहे थे ताकि यह कैग रिपोर्ट ना आए। यह कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और आपके काले कारनामों का चिट्ठा खोलती है। उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट बताती है कि आपने कैसे दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जहां एक आदमी को 2 दुकान मिलनी चाहिए थी, वहां 54 दुकानें तक दी गई। वो हंगामा कर रहे थे इस रिपोर्ट को ना आने देने के लिए, लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट एक वो दस्तावेज है जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा खोलता है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, हजारों करोड़ की चोरी और दलाली और कमीशन खाने का काम किया है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक्सपर्ट की राय को बाहर उठा के फेंका गया है। जहां 2 दुकानें एक आदमी को मिलनी चाहिए थी, वहां 54 दुकानें तक दी गई हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए, अपनी चोरी, अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए कैसे परसेंटेज में हेरफेर किया है, कैसे रेजिडेंशियल और प्राइवेट रिलीजियस जगहों पे दुकानें खोलने का काम किया है। तो इस डिटेल इस रिपोर्ट में सीधा सीधा यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मैनिपुलेशन था, चोरी थी, कमीशन थी, दलाली थी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ये काम किया है। सर 12 एमएलए जो है आम आदमी पार्टी के वो उनको हटाया गया है, अभी वहां सस्पेंड किया गया और वो भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। वो इस रिपोर्ट से भागना चाहते हैं, वो इस सच्चाई से बचना चाहते हैं कि जो चोरी उनके नेता ने की है, उनके नेताओं ने किया है, वो उससे बचना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरे मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जवाब उनको इस सीएजी रिपोर्ट पे देना है। मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन कर रहा हूं, आए मनीष सिसोदिया को साथ लाएं, संजय सिंह को साथ बिठाएं। देखिए, मोतिहारी से खबर आ रही है, जहां मोतिहारी में पुलिस के लाखों दावों के बावजूद सार्वजनिक कार्यक्रमों में खुलेआम अवैध हथियार लहराने का मामला लगातार सामने आ रहा है। एक बार फिर ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रा के दौरान नशे में धुत कुछ युवक मंच पर पहुंचे। उन्होंने पिस्टल लहराई और नर्तकियों को, जो डांस कर रही लड़कियों के हाथ में हथियार दे दिए। बहरहाल पुलिस वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बहुत जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। पंचायती राज मंत्री नालंदा जिले के बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से बना बिहार शरीफ स्थित जिला परिषद आवास का उद्घाटन किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बिहार के सभी पंचायत सरकार भवन में जल्द ही सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 2005 के पूर्व राज्य की हालात खस्ताहाल थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष रूप से विकास के पथ पर खड़ा करने का काम किया है। आवास का उद्घाटन किया गया है और इस अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला है। पंचायती राज विभाग बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी कैसे पहुंचे, इस काम में लगा हुआ है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पंचायती राज विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इच्छा था, मुख्यमंत्री जी का जो कल्पना था कि जिस तरह केंद्र की सरकार है, जिस तरह राज्य की सरकार है, उसी तरह पंचायत की सरकार बने और पंचायत की सरकार में जो ग्रामीण इलाका के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान हो। और पंचायती राज विभाग लगभग 8033 पंचायतों में लगभग 6500, 1500 तो पहले मुखिया जी लोगों ने बनाया,
2000 के लगभग एलईओ बना रहा है और लगभग 2500 लगभग भवन विभाग काम कर रहा है या प्रक्रियाधीन है। लगभग 1400-1500 जहाँ ज़मीन की कमी पड़ गई है हम लोग उसको खुजवा रहे हैं और जून तक पूरे बिहार में 8300 पंचायत में हम सरकार भवन बना करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कल्पना है उसको पूरा करने जा रहे हैं। ये भवन में हम लोग डाकघर भी खुलवा रहे हैं, उसमें CSP बैंक नॉन बैंकिंग व्यवस्था भी करवा रहे हैं, उसमें पुस्तकालय खोल रहे हैं, उसमें सारा व्यवस्था डिजिटल तरीका से उसको हम लोग बना रहे हैं ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों को लोगों को प्रखंड और जिला नहीं जाना पड़े, उसके लिए हमने RTPS काउंटर खुलवाया है। मैं जब घूम रहा था तो लोग बता रहे थे कि UG पासवर्ड नहीं है, हमने पासवर्ड भी देने का काम किया है। क्या डीसी साहब, सब पंचायतों में अब RTPS काउंटर खुल गया, पासवर्ड उनको मिल गया है, जहाँ से लोगों को जातीय आवासीय और या जो है राशन कार्ड जैसे बहुत ऐसे छोटा छोटा समस्या है जिसका समाधान होगा। बायोमेट्रिक में हमने चालू कराया है, बायोमेट्रिक चालू कराने से जो पंचायत स्तर के कर्मचारी है वह सरकार भवन में बैठेंगे और जब सरकार भवन में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर जनता का काम होगा। लालू जी का बयान। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कैग रिपोर्ट पर कहा कि यह हजारों करोड़ का घोटाला है। मुझे लगता है कि कैग रिपोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जांच होगी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर पहले से ही केस चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी ज़िंदगी जेल से बाहर निकल पाएंगे। कोई घोटाले की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है और ये तो CAG की रिपोर्ट में 2002 का आई है फिगर, मगर अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं कि उन्होंने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया है। तो मेरे को लगता है कि CAG की रिपोर्ट के बाद में अरविंद केजरीवाल को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको अपने पापों के प्रायश्चित करने का कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आगे आप लोग कैसे इसकी इंक्वायरी करवाएंगे? अब देखिए, इंक्वायरी तो होगी और इनके ऊपर में पहले से ही केस चल रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी थी, जमानत दी थी, उस पर भी कंडीशन लगाई थी और वो कंडीशन के कारण ही वो CM की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी आतिशी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। मगर इसके ऊपर में सख्त से सख्त जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे और मैं समझता हूँ कि अभी और भी आनी है CAG की रिपोर्ट और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ जिले से लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर में हुए लव जिहाद का मामला गर्मा गया है। चितरपुर प्रखंड के हिंदू समाज पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लव जिहाद के खिलाफ चितरपुर में हिंदू समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतरकर मशाल जुलूस भी निकाले। जुलूस का नेतृत्व गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और रामगढ़ के पूर्व विधायक सुनीता चौधरी द्वारा किया गया। मशाल जुलूस चितरपुर शिवालय मंदिर से शुरू होकर रजरप्पा मोड़ तक पहुंचा, जिसके बाद रजरप्पा मोड़ से काली चौक, चट्टी बाजार, बाजार टाड़ होते हुए रेलवे ओवरब्रिज पहुंचा। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन का पुतला दहन भी किया गया। यह विषय काफी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना बड़ा घटना, जब एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को लेकर भागा और बाजबरन अपहरण करके लेके गया है और उस पर थाना में आवेदन देने के बाद भी जिस प्रकार से पुलिस का रवैया रहा और एक तरफा परिवार को, पीड़ित परिवार को हमेशा दबाने का प्रयास किया, आज पूरा समाज चिंतित है, पूरा समाज मर्माहत है। कोई एक परिवार नहीं, हिंदू परिवार की बेटी है तो पूरे समाज की बेटी है और उसके साथ इस तरह का अन्याय हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन को पूरा समय दिया गया कि किसी भी तरह से हमारी बेटी को हम पर लाया जाए और वैसे अपराधियों पर कार्रवाई हो, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं करके सिर्फ किसी को मदद करने के ख्याल से किया। आज इससे पूरा जनता मर्माहत है और इतना बड़ा विशाल जो रैली निकला, जो हम लोगों का मशाल जुलूस निकला, जिसमें हजारों महिला, हजारों पुरुष, हजारों युवा आज शामिल हुए, इस बात का संकेत मैं पुलिस प्रशासन को फिर से चुनौती देता हूं। और कल जो बंदी होगा, पूरा चितरपुर बंद रहेगा। मैं सभी दुकानदार, सभी समाज सेवी, सभी लोगों को इस काज में सभी लोग बंदी करके हमको समर्थन दे, सहयोग करें
ताकि पुलिस प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूँ, दोबारा चेतावनी देता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो परिणाम इससे भी बड़ा होगा, इससे भुगतने के लिए तैयार होगा। इसके बाद उग्र आंदोलन होगा, यह चेतावनी हम देते हैं। पुलिस का काम है कि उसके संज्ञान में जो चीज़ मामले आते हैं उसको संजीदगी से लेना। और जहाँ तक ये मामले की बात है कि 9 तारीख को बच्ची यहाँ से गिर गई है और जब थाने को सूचना मिली तो हमारे थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित इस पर संज्ञान लिया गया और हम लोगों ने एक टीम भेजी, उनके परिवार के साथ हम लोगों ने टीम भेजी है और जाके वहाँ पे केरला के कायापुरम में जो थाना है वहाँ पे बैठ के सारी बातें हुई। जो बच्ची है वो खुद लीगल एडवोकेट के साथ में वो थाने पे आई थी और सारी बातों को उनके परिवार के सामने बताई कि वो अपनी मर्जी से गई हैं। उन्होंने एक लिखित स्टेटमेंट भी दिया, साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। उनकी तरफ से एक वीडियो भी जो बच्ची की तरफ है, जो कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती इसको ले जाया गया है, उसकी तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है और उसमें साफ साफ वो बता रही है थाने पे बैठ के कि मैं इस थाने पे बैठी हूँ और बिना किसी भय दबाव के मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और उसके बाद हम लोग के संज्ञान में जो भी चीज़ आ रहा है हम लोग उसको त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। पुनः 22 तारीख को लिख के उसके भाई के द्वारा रौनक वर्मा के द्वारा लिख के दिया गया कि बच्ची को भगा कर ले गया है। उस मामले को भी हम लोगों ने बहुत संवेदनशीलता से लिया है। हम लोगों ने टीम पुनः भेज दी है केरला में और वो टीम अभी केरला पहुंच चुकी है और वहां के लोकल थाने से संपर्क करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर हम लोग कर रहे हैं। और जो भी है, बहुत सारे लोग हैं कि अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सभी मामले को बहुत ही संवेदनशीलता से लिया गया है। हमारी टीम गई है, बच्ची से बात की है और किसी प्रकार का विरोध उनके द्वारा नहीं बताया गया है। और जहाँ तक यहाँ पे इस मामले को, हमारा ये जो झारखंड राज्य है, हमारा जो रामगढ़ जिला है, काफ़ी शांतिप्रिय जिला है, लोगों में काफ़ी भाईचारगी है सभी समुदायों के बीच में और सभी लोगों के बीच में। और आज हम देख रहे हैं कि लोग संयम से भी काम ले रहे हैं और लोगों से यही अपील है हमारी पूरी प्रशासन की तरफ से। मैं और डीसी साहब, हमारी पूरी टीम यहाँ, पूरे मजिस्ट्रेट है, DO साहब है, SDPO है, हमारे थाना प्रभारी है, हम लोग हर क्षण हर मामले को देख रहे हैं और लोगों से अपील है कि किसी भी बहकावे में नहीं आए, किसी भी ऐसे उद्देश्य को पूरा ना होने दे जो कि किसी समाज को, किसी समुदाय को बढ़ता है। मैं आशा वर्मा, पुत्री श्री प्रसाद, ग्राम सोनाली मोहल्ला चितरपुर, दिनांक 9 तारीख को अपनी मर्जी से मोहम्मद गालिब के साथ केरल कायमकुलम आई और यहाँ अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव और डर के उनसे मैंने शादी कर लिया है और मैं ये बयान थाना कायमकुलम से दे रही हूँ और मैं मोहम्मद गालिब के साथ खुश हूँ। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।